पहले तो ये फर्क करना जरूरी है, क्या शुगर हमल की वजह से है, शी वाज ऑलरेडी डायबिटिक और पता अब चला है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मरीज की शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करती है। सो माँ को तो ब्लड प्रेशर होने का खतरा होता है, हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कर लेती हैं, तो आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे और आप एक्टिव भी रहेंगी। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की सेहत और बच्चे की नशोनुमा का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा अहम है और बाज़ मसाइल खामोशी से पैदा होते हैं जिन्हें इब्तदाई तौर पर पहचानना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक अहम कैफियत है हमल में शुगर यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर गैर महसूस होता है मगर माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि जेस्टेशनल है क्या और ये डायबिटीज़ होती क्यों है, इसके असरात और ख़तरात क्या हैं और प्रेगनेंसी के दौरान इसे कंट्रोल करने के लिए मौसर महफूज तरीके कौन से हैं। इस अहम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफशा अमरीन साहिबा, हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट हैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं शो में। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जो है ये क्या है, पैदा क्यों होती हैं, क्या को बहुत सारी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, मीठा बहुत ज़्यादा ख़वातीन खा लेती हैं, एक किस तरह की सोच पाई जाती है, लेकिन आप ज़रा रहनुमाई करें कि वजह क्या है। हमल में शुगर की कुछ खास वजूहात होती हैं। एक तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि क्या ये शुगर हमल में ही हुई है या मरीज से पहले भी शुगर का पेशेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने टेस्ट नहीं कराए होते एंड दे डोंट नो कि शुगर पहले से चल रही हो। तो अगर किसी औरत का 20 हफ्ते के बाद शुगर का टेस्ट पॉजिटिव आता है या शुगर लेवल ज्यादा आते हैं, इसका मतलब उसको हमल में शुगर है। अगर 20 हफ्ते से पहले टेस्ट कराया जाए और शुगर लेवल उस वक्त ज्यादा है तो इसका मतलब है उसको शी इज अ नॉन डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटिक है। पहले तो ये फर्क करना जरूरी है कि क्या शुगर हमल की वजह से है या शी वाज ऑलरेडी डायबिटिक और पता अब चला है। क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट भी फर्क है, दोनों के इफेक्ट्स भी डिफरेंट हैं और सब। अगर 20 हफ्ते के बाद शुगर ज्यादा आ रही है तो ये इसका मतलब प्रेगनेंसी की वजह से है। अब क्यों शुगर हो जाती है, उसकी वजह यह है कि हमल में जो प्लेसेंटा है या जो ओवल है वो ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को और उसके फंक्शन को रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं, और इसको आम जबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मरीज के शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे और उससे उसको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम बात करें, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका तज़किरा हो रहा है। हमल से पहले ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो ख़वातीन को करवा लेने चाहिए रिगार्डिंग डायबिटीज? जी, उसमें तो देखें, उसमें हमल से पहले अगर वो ये चेक करना चाहती है कि कहीं वो डायबिटिक तो नहीं है, तो उसमें एक अलहदा ग्रुप होता है जो कि हाई रिस्क ग्रुप कहलाता है। यानी उन औरतों को ज्यादा चांसेस हैं कि उनको शुगर हो सकती है। मसलन अगर उसकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा है, शी इज ओबीज, बहुत मोटी हैं, या अगर उन्होंने पिछली प्रेगनेंसी में कोई 4 किलो या इससे बड़ा साइज का बच्चा, एक हेल्दी बच्चा पैदा किया हुआ है, या उनको किसी पिछले हमल पे शुगर रही है, उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या फिर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पीसीओएस, एक शी इज अ पेशेंट ऑफ पीसीओएस। तो ये 6 कंडीशंस हैं जो कि उस औरत को हाई रिस्क बना देती हैं कि उनको हमल में शुगर हो सकती है। तो इन खवातीन को क्या करना चाहिए? दे शुड गेट देयर शुगर लेवल्स। डॉक्टर साहब, इसको अगर निगलेक्ट कर देती है माँ उस वक्त में हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर आगे चलकर इसके क्या खतरात हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के वक्त, और बच्चे पर कितना असर डाल सकती है? जेस्टेशनल डायबिटीज माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करती है। माँ को तो ब्लड प्रेशर होने का खतरा होता है, उसके बाद उसकी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूरिन पेशाब का इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शंस। और बच्चे के लिए और अगर वो बच्चे का साइज बड़ा हो रहा है, बेबीज के साथ ये होता है कि अगर माँ की शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं है तो बेबी विल ग्रो अप, वो स्वेल हो जाता है, उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। तो अब अगर एक बच्चा बहुत हेल्दी है, उसका साइज बढ़ गया है, तो उसकी डिलीवरी मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन से करनी पड़ेगी, तो सी सेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर प्रीमेच्योर बच्चा, ये बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवर हो सकते हैं, माँ में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी एक रिस्क है बेबी के लिए। इन बच्चों को डिलीवरी के बाद सांस का मसला हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और इनकी शुगर लेवल्स अचानक ड्रॉप कर सकते हैं। सो दे हैव टू बी केप्ट इन नर्सरी ताकि उनकी अच्छी ऑब्जर्वेशन की जाए और इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमल के दौरान कौन से आसान और महफूज तरीके हैं कि उस दौरान आप कंट्रोल कर सकें? अगर एक खातून का 20 या 24 वीक्स के बाद खाली पेट शुगर और उसके बाद ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद उसके शुगर लेवल ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब हमने वो शी इज़ अ जेस्टेशनल डायबिटिक।
ये डायग्नोज हो गया कि वो डायबिटिक है। अब इस शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका जो प्रॉब्ली सबको पता होगा, एक बैलेंस्ड और मतवाजन ग़िज़ा जिसमें मीठे की मिकदार बहुत कम हो या ना हो। सो शी हैज़ टू गेट अ डाइट चार्ट। वो उसकी गायनोकोलॉजिस्ट भी उसको दे सकती है, या अगर वो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करती है तो उसको मिल जाएगा। सो उस डाइट चार्ट को पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। सो थोड़ी एक्सरसाइज अपनी रूटीन, डेली रूटीन में ऐड करें। डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने मुश्किल बता दिया। क्रेविंग से तो अंदाजा लगाते हैं बेटी होनी है या बेटा। सो देखिए, अब तो आजकल अल्ट्रासाउंड से यू कैन डायग्नोज इट, तो आपको वो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे अल्ट्रासाउंड मशीन और फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो आप जेंडर तो बच्चे का उससे मालूम कर बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रही थी कि ये भी कहा जाता है, हाँ एक्सरसाइज, ये एक डिबेट होती है कि पहले कहा जाता था कि खातून प्रेग्नेंट है तो काम भी करती थी, बेबी भी एक्टिव होता था और नॉर्मल डिलीवरीज भी होती थी। अब ये रुझान बहुत कम हो गया है। अब लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि रेस्ट करवाया जाए। आप बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, शी शुड बी अप एंड अबाउट एंड जस्ट बिहेव लाइक अ नॉर्मल फीमेल, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो नहीं है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी। तो वो जितनी एक्टिव रहेगी, जितनी अपनी डेली रूटीन को कैरी आउट करेगी, इतनी ही उसकी प्रेगनेंसी स्मूथ गुजरेगी, इतनी उसकी डिलीवरी के नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक्सरसाइज में सिंपल, आप अगर हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक कर लेती हैं तो आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे और आप एक्टिव भी रहेंगी। उसके बाद इन पेशेंट्स को अपनी शुगर लेवल्स ऑफ एंड ऑन चेक कराते रहना चाहिए, ताकि जो ही लेवल्स ख़राब हों तो वो फिर उसके आगे कोई ट्रीटमेंट दिया जाए। और अगर ये लेवल्स रेज्ड आते हैं या थोड़े अनकंट्रोल्ड आ रहे हैं तो फिर उसको अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके किसी भी मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखेगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, द थिंग्स विल गो वेल। बट अगर शुगर अनकंट्रोल चल रही है तो फिर मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस फिर वो आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि कोई ना कोई साइंस होते हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जेंडर क्या है। और 4-5 मंथ्स तक तो आई थिंक आइडिया नहीं लगा पाते पेरेंट्स, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शो नहीं हो रहा होता कि बेबी का जेंडर क्या है। तो लोगों को ये जो एक्साइटमेंट होती है और उससे फिर अंदाजे लगा रहे होते हैं कि टमी का साइज़ ऐसा हो, मीठा खाने की क्रेविंग है, मिर्चे खाने की क्रेविंग है, तो बेटी है या बेटा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये बेबी को डिलीवर करने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है या फिर आपको ये चेक करते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली? क्या होता क्या है? देखिए, डिलीवरी के बाद जो 6 वीक्स का पीरियड होता है, जिसे आम जबान में छिला कहा जाता है या साइंटिफिक लैंग्वेज में पुरपुरियम कहा जाता है, वहाँ 6 वीक्स तक तो प्रेगनेंसी के चेंजेस, जो प्रेगनेंसी में जो कुछ हुआ वो चलेगा और चांसेस होते हैं कि वो 6 वीक्स तक कंटिन्यू रह सकता है। सो उसमें तो पेशेंट को अपनी शुगर चेक कराते रहना चाहिए। अगर लेवल ज़्यादा है तो दवाई भी लेनी चाहिए और वही डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ चलेगा। बट 6 वीक्स के बाद हम एक टेस्ट होता है जिसको OGTT कहते हैं, हम वो कराते हैं। और अगर वो टेस्ट नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब शुगर ख़त्म हो गया है, आगे नहीं जाएगी। बट अगर वो टेस्ट रेज आता है इसका मतलब कि वो डायबिटिक है। क्योंकि ये जो पेशेंट्स जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, इनको लेटर ऑन लाइफ में 10 से 15 साल के बाद टाइप 2 डायबिटिक बनने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सो वो औरत जिसको अमल में शुगर है, शी हैज़ टू बी केयरफुल थ्रू आउट हर लाइफ। आगे उसको थोड़ी एहतियात करते रहना चाहिए और शुगर चेक कराती रहनी चाहिए, क्योंकि 10-15 साल के बाद चांसेस होते हैं कि वो डायबिटिक साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा ये कल्चर है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है उसको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, देसी घी की चूरियाँ और पता नहीं क्या क्या सारे लवाजमात वो होते हैं कि बस इस औरत को खिला दो। ये कॉन्सेप्ट कितना राइट है? नहीं, ओवर फीडिंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप उसको बहुत भी फूड डंप करेंगे तो द पेशेंट विल ग्रो फैट एंड द बेबी को बेसिकली जो खुराक, कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि बच्चा हेल्दी पैदा हो। अब बच्चे को जो खुराक है वो थ्रू प्लेसेंटा पहुंचती है और वो एक खास जिस तरह का प्लेसेंटा होगा उस तरह की खुराक उसको। अब आपने देखा होगा कभी कभी बहुत मोटी औरत 90 किलो वजन है और बच्चा अंदर से 2 किलो का पैदा होता है। सो ये बिल्कुल कोरिलेट नहीं करता कि अगर माँ ने अच्छा वेट पुट ऑन कर लिया तो बेबी ज़रूर हेल्दी होगा। तो इसलिए डाइट वही मतवाजन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और वेट गेन भी जो है वो बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। पेशेंट को खुद अपना वेट गेन मॉनिटर करते रहना चाहिए कि मैं ज़्यादा तो नहीं पुट ऑन कर रही, और अगर ऐसा कोई मसला है तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो अपने BMI के हिसाब से कोई डाइट चार्ट लेकर। वी डोंट एडवाइज डाइटिंग और फास्टिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। बहुत सारे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शुगर कंट्रोल करने के लिए यकदम अपनी
फूड को कट डाउन कर लेते हैं और उससे उनके लेवल्स तो ठीक आना शुरू हो जाते हैं, बट उनका वेट रुक जाता है, वेट गेन नहीं हो रहा होता ना, तो वो अब फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं जी, खाना तो प्रॉपर खाना है, अगर इसके साथ बढ़ गई शुगर तो कोई नहीं, दवाई ले लीजिएगा, बट ये नहीं आपने करना कि आप फूड को कट डाउन करें, अपना खाना कम करके उससे शुगर कंट्रोल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी खवातीन, आपको पता है आजकल सबको स्मार्ट रहने का शौक भी है, कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी जब वो वीक होती हैं तो वो डाइटिंग शुरू कर देती हैं या खुद से वो कुछ कम खाना पीना शुरू कर देती हैं। अब वो कितना नुकसानदेह होता है, कितनी डेफिशिएंसीज जो हैं वो फिर उनके अंदर आगे चलकर शो होना शुरू हो जाती हैं, इंडिकेट हो रही होती हैं। देखिए, अगर आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप पे या चेकअप्स करा रही हैं तो प्रॉब्लली ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके वेट गेन को देख भी रही होती है, मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और आपके BMI के हिसाब से आपको टॉनिक सब कुछ एडवाइस किया जाता है। तो बेहतर ये होता है कि वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इन टच रहे, जो भी उन्होंने करना है उनकी एडवाइस के बाद और करें। कितना प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होना नॉर्मल है? 12 kg 12 kg नॉर्मल। सो जो बेसिक वेट था जहाँ से वो प्रेग्नेंट हुई, यानी 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे जो वेट पहली विजिट अगर हमारे पास करती है, वहाँ से एंड तक जो एवरेज वेट है इट्स 12 kg। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने खुराक के हवाले से तो बताया कि इत्तेदाल में खाएं, एक्सरसाइजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वो वज़न नहीं उठाना, चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात भी बताई जाती है, तो फिर वर्जिश कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो करनी चाहिए? देखिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो इन पेशेंट के लिए दैट इज वॉक। आप हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करेंगे तो एक तो उस एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और आपका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि मसल्स जब वॉक करते हैं तो ग्लूकोज यूज करते हैं, सो शुगर कम, जब 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करेगी तो वो कम आएगी और वो कंट्रोल में रहेगी उसकी शुगर लेवल्स। तो वॉक हो सकती है, योगा हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ भी जो। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हमें ये भी बता दें कि जो माँ के साथ मसाइल चल रहे होते हैं या कोई इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो वो लाजमी है, ज़रूरी है कि वो बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र होती हैं, या कुछ केसेस में आपने देखा कि ऐसा नहीं होता? देखिए, चांसेस तो हैं कि जैसे ये औरतें हैं जिनको अमल में शुगर होती है, इनके बच्चे जो पैदा होंगे उनको भी लेटर ऑन इन लाइफ टेंडेंसी है या चांसेस हैं कि उनको भी शुगर हो सकती है। इट्स नॉट मस्ट कि सब बच्चों को होगी, और ये भी नहीं कि किसी को नहीं होगी। सो वो देख लेना चाहिए कि अगर माँ को प्रॉब्लम है तो बच्चे को थोड़ा सा अंडर सर्वेलेंस रखना चाहिए या उसके टेस्ट होते रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा साहिबा।